प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि हम दुनिया की हर चीज को मुद्रा में माप रहे थे। आप कमरे का किराया देते हो कितना, 2000 रुपी। आप सब्जी खरीदते हो 20 रुपए की। आप क्या करते हो, पेन खरीद के लाते हो 10 रुपए का। आप कॉपी खरीदते हो 30 रुपए की। हर चीज को आपने मुद्रा से मीजरमेंट कर दिया। प्रश्न ये बना कि आखिर 1 रुपए का मूल्य क्या होगा? क्या उस पे क्वाइन पे लगा हुआ मटेरियल ही उसका मूल्य है? पहला प्रश्न, नहीं। क्वाइन पे लगा मटेरियल मूल्य अगर होता तो 2000 का जो नोट है, 2000 के नोट में जो कागज का वैल्यूम है वो शायद मुश्किल से 10-20 पैसे के बराबर है। तो एक मुद्रा का मूल्य, अर्थशास्त्रियों ने इस बात पे सहमत जताया कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो अर्थशास्त्रियों में एक बात हुई कि जिस मुद्रा से हम दुनिया को मीजरमेंट करते हैं, अगर उसके मूल्य को नहीं मीजरमेंट कर पाए तो एक समस्या तो हमको फ्यूचर में बनी रहेगी कि आखिर इकोनॉमी को किस दिशा में ले जाया जाए। तो प्रश्न यह बना कि आखिर मुद्रा के मूल्य को मीजरमेंट कैसे किया जाए। तो लोगों ने कहा, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हम मुद्रा के मूल्य को मीजरमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर बता सकते हैं कि मूल्य घट रहा है या मूल्य बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा कि अगर 10 रुपए का, 10 रुपी का 1 किलो आलू आता है, ठीक है, 1 केजी आलू आता है, सपोज दैट, और फ्यूचर में 10 रुपी में अब आधा किलो अगर आलू आने लगे, हाफ केजी आलू आने लगे, तो हम निश्चित रूप से कह देंगे कि मुद्रा का वैल्यू पहले से कम हो गया है। निश्चित रूप से हम ये कह देंगे कि द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर गई है। अगर हम कह दें कि नहीं, 10 रुपए में अब तो केवल 250 ग्राम ही आलू आएगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? मुद्रा का मूल्य और कम हो गया है। तो इकोनॉमिस्टों ने कहा कि जो वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ मनी है, ये वस्तु के मूल्य के इनवर्सली पाया जाता है। ये फार्मूला आप याद रख लेना। इन्होंने कहा कि एक रिलेशनशिप हमको यहां पे स्टेब्लिश हो गया। रिलेशनशिप क्या स्टेब्लिश हुआ कि जो मुद्रा का मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी है, वो मूल्य के, वस्तु के मूल्य के इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर अर्थव्यवस्था में लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी लगातार कम होती चली जाएगी, और अगर अर्थव्यवस्था में प्राइस ऑफ कमोडिटी कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी लगातार बढ़ती चली जाएगी। अर्थशास्त्रियों ने कहा एक प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दिया कि वस्तु के मूल्य तथा मुद्रा के मूल्य में आपने एक संबंध तो विकसित कर दिया, और यह संबंध बड़ा अच्छा लगा उनको। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में अगर आपने इस संबंध को स्थापित कर दिया है तो भविष्य में जो मौद्रिक नीतियां बनाना है, वो मौद्रिक नीतियां बनाना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो उन्होंने, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अगर आप वैल्यू ऑफ मनी को, इसको मैं स्मॉल VM कह रहा हूं, वैल्यू ऑफ मनी 1 अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर यह रिलेशनशिप आपने स्टेब्लिश कर दिया है तो क्यों ना वस्तु का मूल्य तो निकालना आसान है। अगर P का मान निकल आएगा तो इस फार्मूले में रख दिया जाएगा, और इस फार्मूले में रखने के बाद वैल्यू ऑफ मनी हमको फाइंड आउट हो जाएगी। तो सारे अर्थशास्त्री खुश हो गए कि चलो ये एक आपने सॉल्यूशन निकाल दिया कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, और ये इनवर्स रिलेशनशिप हमें क्या होता, वैल्यू ऑफ मनी को क्या होता, कैलकुलेट करने में आसान कर देगा। अब देखो मैं बताऊं, आपकी जितनी इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें ध्यान से देखना, जो वैल्यू ऑफ मनी का सिंबल यूज किया गया है वो स्मॉल p यूज किया गया है, एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी का जो सिंबल यूज किया गया है वो कैपिटल P किया गया है।
अब आपकी गलती क्या होती है, आप दोनों पी को समान समझ लेते हो, दोनों पी को आप समान समझ लेते हो। अब कहते हो कि मिसप्रिंट हुआ हाँ है, ये एक समस्या आ जाती है। तो लगेगा। ठीक है, तो स्मॉल पी को वैल्यू ऑफ मनी समझोगे और प्राइस ऑफ कमोडिटी को कैपिटल पी समझोगे, तो ये मुद्रा का मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी है, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी है। दोनों का अंतर आपको बाकायदे समझना होगा। ठीक है, और सारे मुद्रा में जितने भी इकोनॉमिस्ट आप मैं पढ़ाऊंगा वो इस रिलेशनशिप से सहमत थे कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस ऑफ कमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर पी का मान यहां पे रख दिया जाए तो वी एम का मान, वैल्यू ऑफ मनी का मान प्राप्त हो जाएगा, और इसको बुक्स में आपका स्मॉल पी इक्वल टू 1 कैपिटल पी के रूप में प्रिंट किया गया है। और बुक की जो लैंग्वेज होती है, बुक में द्वितीय प्रकार का जो लेटर होता है उसको ऐसे दिखाया जाता है हल्का सा ऊपर करके, और 1 पी। अब आपको लगता है कि दोनों पी समान है, तो ये डीपली चीजों को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको एक एक पॉइंट बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि स्मॉल पी है कि कैपिटल पी है, बुक में प्रिंट कैसे हुआ है और रिलेशनशिप क्या होगा। तो प्रोफेसर फिशर का नाम आता सबसे पहले। प्रोफेसर फिशर ने कहा कि इस रिलेशनशिप को मैं अपने समीकरण से समझाऊं, तो सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा ठीक है आप समझाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर फिशर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जिस प्रकार वस्तु का मूल्य, ठीक है, वस्तु का मूल्य डिमांड एंड सप्लाई से निर्धारित होता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की डिमांड तथा मुद्रा की सप्लाई के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, ये कमोडिटी के लिए था। क्या यही कमोडिटी वाली थ्योरी आपकी कहां पे लगेगी, आपकी लगेगी मनी में भी लगेगी, कि अगर आप मुद्रा का मूल्य कैलकुलेट करना चाहते हो, मुद्रा का मूल्य काउंट करना चाहते हो, तो व्हाट इज द डिमांड ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में मुद्रा की कितनी मांग है इसको आपको काउंट करना होगा, तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कितनी है इसको काउंट करना होगा। दोनों को इस फार्मूले में अगर आप रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द वैल्यू ऑफ मनी। फिशर का यह सिद्धांत बड़ा अच्छा लगा सबको। मैंने बताया ना, क्लासिकल सिद्धांत सबको अच्छे तो खूब लगे, लेकिन बाद में कटे भी बहुत, खूब आलोचनाएं हुई और नए सिद्धांत स्टेब्लिश हुए। लेकिन ये क्लासिकल अप्रोच था, हम पढ़ेंगे जानेंगे तभी तो आगे, क्योंकि सिद्धांत जब बनेगा तभी तो कटेगा। तो प्रोफेसर फिशर का यह सिद्धांत ये कहता है कि मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति द्वारा ही मुद्रा के मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मुद्रा की मांग क्या है। मुद्रा की मांग क्या है, अब सोचो कि इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोग लेते हैं। मान लीजिए इसमें से कोई आप स्टूडेंट हो, आप अपने घर में क्या करते हो, मुद्रा की मांग कैसे करते हो। अगर आप कह दोगे मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए तो सब लोग गुस्सा आ जाएंगे ना, क्योंकि मुद्रा प्रत्यक्ष रूप से किसी को नहीं आवश्यक है, प्रत्यक्ष रूप से किसी को जरूरत नहीं है। आप वस्तु खरीदने के लिए मुद्रा लेते हो ना। अगर आपको सारी वस्तुएं हम लाके दे दें, आप कहोगे हमको कभी लाइफ में मुद्रा मत दीजिएगा, बट जितनी रिक्वायर्ड मुझे वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं आप मुझे देते जाइएगा। तो वास्तव में मुद्रा वस्तुओं को खरीदने के लिए बनाई जाती है। अब मुद्रा की मांग कैसे करते हो, मान लीजिए एक लड़की है, वो सुबह सुबह उठती है, कहती है पापा यूनिवर्सिटी जाना है, पापा यूनिवर्सिटी जाना है। उसके घर से यूनिवर्सिटी 15 किलोमीटर है, किराया 50 रुपए लगता है। तो पापा समझ गए कि यूनिवर्सिटी जाएगी और यूनिवर्सिटी आएगी, मतलब 100 रुपए इसको आज चाहिए। उसने कहीं नहीं कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए पैसा दे दो, उसने मुद्रा की मांग को रिप्रेजेंट किया है। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है मतलब जाना एंड आना, यानी आपको क्या हो जाएगा 50 के
रुपी जाना, 50 रुपी आना। फिर उसने बोला पापा एक बुक खरीदनी है। पापा ने पूछा कितने की है? 250 रुपए की। दिस इज द डिमांड ऑफ मनी। 100 रुपए उसे यूनिवर्सिटी जाने आने के लिए प्लस 250 रुपए बुक के लिए। पापा टिफिन नहीं ले जा रही हूं। टिफिन नहीं ले जा रही हूं मतलब बाहर कुछ खा लूंगी, मतलब 50 रुपी कम से कम। तो ये दिस इज द डिमांड ऑफ मनी। कोई भी व्यक्ति डिमांड ऑफ मनी इसलिए करता क्योंकि डिमांड ऑफ कमोडिटी होती है उसके साथ। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब मुद्रा की मांग करते हैं, लेकिन मुद्रा किस लिए मांगते हैं? वस्तुओं के लिए मांगते हैं। तो ये जो लड़की सुबह सुबह डिमांड कर रही है पैसे की, ये क्या कर रही है? आप ध्यान से देखिए, एक Q1 कमोडिटी खरीदना चाहती है और उसके पापा उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उस वस्तु को। एक किताब उसने कहा एक किताब खरीदना है, पापा ने पूछा प्राइस क्या? 250 रुपए। मल्टीप्लाई कर दिया कितना बच्चे को देना है, प्लस यूनिवर्सिटी जाने और आने का, यानी एक सर्विस लेनी है उसको। तो सर्विस लेनी है तो यानी क्या होता है कि Q2 इंटू प्राइस, उसका प्राइस मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस तीसरी कमोडिटी Q3 इंटू P3। इस प्रकार उस व्यक्ति द्वारा, उस लड़की द्वारा जितनी भी वस्तुएं खरीदी जाएंगी, यानी Qn कमोडिटी, उसके प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डिमांड ऑफ मनी एक एक व्यक्ति की मिल जाएगी। क्लियर है ना? सभी की डिमांड होती है। तो प्रोफेसर फिशर ने कहा था कि डिमांड ऑफ मनी निकालने के लिए आपको करना क्या है? जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरी अर्थव्यवस्था में जितने व्यक्ति हैं उनकी कोई ना कोई आवश्यकता होगी। उन आवश्यकताओं को यदि मूल्य से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरे इकोनॉमी में व्हाट इज द डिमांड ऑफ मनी वो पता चल जाएगी। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, अर्थात इन्होंने कहा कि सिग्मा क्यू पी की बात कर रहे हैं, सिग्मा क्यू पी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा क्यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रोफेसर फिशर ने कहा कि केवल कमोडिटी की बात मत करिए, टी की बात करिए। टी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप क्यू दिखाओगे तो केवल गुड्स हैं जो दिखाई पड़ती है, जिसको हम छू सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें टी सिंबल यूज करेंगे तो कोई व्यक्ति सामान खरीदना चाहता, हो सकता है इस लड़की को डॉक्टर को दिखाने जाना हो, सर्विस लेनी है। ठीक है, सर्विस लेनी है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप काउंट करोगे तो आपको यह फार्मूला बन जाएगा P इंटू टी, यानी जितनी वस्तुएं तथा सेवाएं हैं उसको हम टी में दर्शाएंगे और उसके मूल्य को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास DM डिमांड ऑफ मनी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी पूरी अर्थव्यवस्था की। सभी को क्लियर हो गया होगा शायद कि डिमांड ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो डिमांड ऑफ मनी आप अपने पूरे फैमिली में देखते हो कि आप से अगर मैं पूछूं कि फैमिली का खर्च कितना है, आप पूरे वर्ष में कितनी डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज हुई है उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द डिमांड ऑफ मनी। अब प्रोफेसर फिशर ने कहा कि दूसरी बात करते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी पे बात करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी पे बात करते हैं। मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, यह एक प्रश्न बन जाता है कि व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी। अब सोचो कि सप्लाई ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट की गई होगी। मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, राम के पास 100 रुपए हैं, उसने श्याम से क्या किया, 100 रुपए का सामान लिया, तो यह 100 का नोट अब किसके पास आ गया, श्याम के पास, और 100 रुपए की वस्तुएं इसके पास चली गई। अब श्याम ने क्या किया, मोहन से 100 रुपए का उसने कुछ सामान खरीद लिया। ठीक है, 100 रुपए का, तो ये नोट यहां से यहां आ गई। तो एक वर्ष में एक नोट जितनी बार जितने हाथों से गुजरेगी हर बार 100 रुपए का काम करती चली जाएगी कि नहीं करती चली जाएगी,
100 रुपए की वस्तु इसको दिलाई, फिर आगे बढ़ गई, फिर 100 रुपए की वस्तु इसको दिलाई, फिर आगे बढ़ गई। तो एक मुद्रा पूरे वित्तीय वर्ष में जितने हाथों से गुजरती है उतनी बार 100 रुपए का काम करती चली जाती है। जितने हाथों से गुजरती है उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, चलन गति बोलते हैं। अगर ये 3 लोगों से गुजरती है तो इसने पूरे साल में कितने काम किया? 300 रुपए का काम कर दिया 100 का नोट ने। अगर क्या होता है, ये 3 लोगों से गुजरी, यानी 100 का नोट 3 लोगों के हाथ से गुजरी, तो वेलोसिटी 3 थी और मुद्रा क्या थी? 100 थी। तो इसने काम क्या किया? पूरी इकोनॉमी में 300 के बराबर काम किया। अगर यही 100 का नोट क्या होता? 500 लोगों के हाथ से गुजर जाता पूरे साल में, तो कितने का काम कर जाता? आपके पास इतने का काम कर जाता, 50,000 का काम कर जाता। तो प्रोफेसर फिशर ने कहा कि जितनी अर्थव्यवस्था में मुद्राएं हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, ठीक है, 1000 का तो बंद हो गया, 2000 का नोट, ये पूरे वर्ष जितने हाथों से गुजरती हैं, अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पता चल जाएगी। मतलब इन्होंने कहा कि एक मुद्रा, मान लीजिए 10 का नोट है जिसको हम लोग M1 कहते हैं, और इसकी चलन गति पूरे साल कितने हाथों से गुजरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरी मुद्रा M2 मुद्रा तथा इसकी चलन गति, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस तीसरी मुद्रा जितनी आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा है उसकी वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दो, अब प्लस डॉट 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 प्लस MNVN कर दो, यानी अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा हैं उनकी वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सिग्मा MV ज्ञात हो जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है संपूर्ण का योग। संपूर्ण को योग करने के बाद आप, और M क्या है? M है आपका सप्लाई ऑफ मनी, और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की चलन गति। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को उसके चलन गति के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सप्लाई ऑफ मनी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी मुझे क्या निकली? सिग्मा MV निकला। सप्लाई ऑफ मनी सिग्मा MV निकला। डिमांड ऑफ मनी क्या निकला? सिग्मा PT निकला। कैसे निकाला गया? वस्तुओं की डिमांड और उसके मूल्य से मल्टीप्लिकेशन, सर्विसेज की डिमांड उसके मूल्य से मल्टीप्लिकेशन, पूरी अर्थव्यवस्था को आप ऐड कर दीजिए तो सिग्मा PT डिमांड ऑफ मनी को दर्शाता है। अब फार्मूला क्या था कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति को आप इस फार्मूले में रख दो। चलो फार्मूले में रख देते हैं। तो डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के इस फार्मूले में जब हमने दोनों चीजों को रखा, क्या? सिग्मा PT इक्वल टू सिग्मा आपका MV। ठीक है, सिग्मा सिग्मा हमने एक तरफ कर दिया। अब आपके पास क्या हो जाएगा? PT इक्वल टू MV। PT इक्वल टू MV। और हमने क्या बोला था कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप कुछ ऐसा मिला था, हमको P का मान निकालना है। तो चलो इस फार्मूले को P के रूप में कन्वर्ट कर लो। तो P के रूप में जब मैंने कन्वर्ट किया तो P इक्वल टू MV अपॉन T हो गया। ये फिशर का सूत्र बन गया। इसे फिशर का परिमाणात्मक, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत या कह सकते हो, या क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी कह सकते हो। अब इसमें बहुत केयरफुली आप एक चीज देखना, मैं कुछ देर के लिए V और T को कांस्टेंट मान लेता हूं। किसको? वेलोसिटी मान के चलता हूं कि कांस्टेंट है। T पूरे साल में जितनी वस्तुएं खरीदी जाती हैं उसको स्थिर मान लेता हूं। ठीक है, इन दोनों को स्थिर मान लेता हूं। तो जब V एंड T को स्थिर मान लिया, मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो अब आपके पास हो जाएगा P इक्वल टू M हो जाएगा। हो जाएगा। P क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु का मूल्य है। M क्या है? सप्लाई ऑफ मनी, अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा है। अब इस फार्मूले से ध्यान से देखो क्या मिल रहा रिजल्ट, कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या होता है? लोगों का वेतन बढ़ जाना।
ठीक है, गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च कर दे जिससे अर्थव्यवस्था में लोगों के पास नोट ज्यादा मिले, तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो वस्तु का मूल्य पहले से बढ़ जाएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य पहले से कम हो जाएगा। वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य पहले से कम हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, मुंबई की इकोनॉमी देखो। मुंबई में क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एम का मान ज्यादा है, इसलिए वहां पे पी का मान ज्यादा है। आपने ध्यान से देखिएगा, आप गांव चले जाइए, गांव में वस्तुएं सस्ती मिल जाती। सब्जी कितनी सस्ती मिलती है? क्योंकि वहां पे एम का मान स्लो है, एम का मान कम है, और इसीलिए पी का मान भी वहां पे कम हो जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा अच्छा लगा यह फार्मूला कि यानी पी क्या है, महंगाई है। पी महंगाई है और एम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है ये चीजें, एम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि जब महंगाई ज्यादा हो जाए, पी का मान ज्यादा हो जाए, तो एम का मान कम कर दूंगा, मैं अर्थव्यवस्था से मुद्रा में खींच लूंगा। जब अर्थव्यवस्था से मुद्रा में खींच लूंगा यानी लोगों से कह दूंगा कि बैंक में जमा कर दो पैसे अपने। पैसे तो ऐसे कोई जमा नहीं करेगा, ब्याज की दर बढ़ा दूंगा। तो ब्याज की दर बढ़ाया, तो ब्याज की दर बढ़ाने से ब्याज के लालच में लोगों ने अपनी क्या हुआ, सेविंग्स करने लगे। जब सेविंग्स करने लगे तो सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खींच लिया इकोनॉमी से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब खींचा तो सप्लाई ऑफ एम का मान कम हुआ। जब सप्लाई ऑफ मुद्रा कम हुई तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य पहले से कम होने लगा। तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य पहले से कम होने लगा तो ठीक हो गया। तो इस प्रकार फिशर का यह सिद्धांत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा अच्छा लगा कि आपने तो बड़ी कमाल की चीज बता दिया। और इन्होंने, फिशर ने एक और बात बताई कि जो पी है वो प्रोपोर्शनेट रिलेटेड है टू द मनी। प्रोपोर्शनेट रिलेटेड का मतलब होता है कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मान दुगना होगा तो वस्तु का मूल्य भी दुगना बढ़ेगा। अर्थात अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की पूर्ति दुगनी हो जाए, गवर्नमेंट 200 करोड़ रुपए का क्या कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे, तो 200 करोड़ रुपए की महंगाई बढ़ जाएगी। अगर मतलब आपकी मुद्रा दुगना रूप में खींच ली गई है तो अर्थव्यवस्था में मूल्य भी दुगनी स्पीड से डिक्लाइन कर जाएगा। तो यह फिशर का सिद्धांत बड़ा कमाल का था। और इसको जब मैंने वैल्यू ऑफ मनी के साथ कंपेयर किया, 1/p के साथ किया, और p की जगह जब हमने m रखा दिया तो वैल्यू ऑफ मनी इक्वल टू 1/m कर दिया, तो जब मुद्रा की मात्रा दूनी की गई अर्थव्यवस्था में तो वैल्यू ऑफ मनी आधी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो लोग 100 रुपए वेतन पाते थे, आज के समय में आपने देखा होगा 200 रुपए अगर वेतन पाते हैं तो उनकी मुद्रा का मूल्य पहले से आधा हो चुका है। तो इस दुनिया में जो वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हुई है, इसका एकमात्र रीजन है लोगों के हाथ में एम का मान ज्यादा हो गया है। लोग पहले से ज्यादा वेतन पाने लगे हैं। वेतन ज्यादा होने के कारण सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई इकोनॉमी में। जब सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ गई तो उससे वैल्यू ऑफ मनी गिर गई। पहले आप किसी पुराने व्यक्ति से कह दो कि उनका 1.5 लाख वेतन है, 24 लाख का पैकेज है, हो सकता वो लाख रुपए देखे नहीं होंगे। क्यों? उस समय में नहीं चलता था ये कॉन्सेप्ट। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर जाती है। और जब मुद्रा का मान, उस समय मुद्रा कम हुआ करती थी। गांव में देखिएगा बार्टर सिस्टम चलता था। हमारे यहां लौकी हुई, उनके यहां आलू हुआ, लौकी और आलू एक्सचेंज कर दिए। मुद्रा का प्रयोग बहुत कम किया गया। तो 2 रिजल्ट प्रोफेसर फिशर के बड़े कमाल के आए। पहला रिजल्ट आया पी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एम के, और इसका जब हमने डायग्राम बनाया तो डायग्राम को एम सप्लाई ऑफ मनी को हमने नीचे लिया, सप्लाई ऑफ मनी को नीचे लिया और प्राइस ऑफ कमोडिटी को ऊपर लिया, तो एक 45 डिग्री की लाइन निकली। कितनी डिग्री की? 45 डिग्री की। बच्चे इसी गलत कर देते हैं, 30 डिग्री बना देते हैं, ठीक है, 60 डिग्री बना देते हैं, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका 45 डिग्री का मतलब क्या था
P इज द फंक्शन ऑफ M, कि जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, मान लीजिए 1 टाइम बढ़ी, तो प्राइस भी 1 टाइम था, P भी 1 टाइम था। जब मुद्रा की पूर्ति दुगना हुई तो प्राइस भी इकोनॉमी में दुगना हो गया। अब समझ में आया कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहां पे प्राइस बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि वहां पे लोगों का वेतन हाई है। गांव में कम मूल्य है क्योंकि वहां पे सप्लाई ऑफ मनी कम है। अगर गांव में सप्लाई ऑफ मनी आप बढ़ा दोगे तो प्राइस ऑफ कमोडिटी रैपिडली बढ़ेगा, तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तो ये मुद्रा की पूर्ति तथा वस्तु के मूल्य के संदर्भ में धनात्मक सा संबंध पाया गया, धनात्मक और अनुपातिक संबंध पाया गया, जबकि स्मॉल p तथा सप्लाई ऑफ मनी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया गया, अर्थात सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी तो वैल्यू ऑफ मनी घटने लगी। आप आज जो 5 या 10 रुपए उठा भी लेते हो ना, जिस दिन आप 50 लाख रुपए महीना पाने लगोगे ना, हो सकता है 100 का नोट उठाना बंद कर दोगे। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि ये जो कमरा में आप रहते हो ना, ये आपको ना बहुत लगेगा, अरे इतने छोटे कमरे में हम रहा करते थे। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी आपके पास ज्यादा हो गई है। वस्तुएं जो आपको सामान्य लगती, जिस पेन से आप लिखते हो, आप इमेजिन नहीं करोगे, आप कहोगे अरे मैं ये वाले पेन से लिखता था, आप बताने में कहोगे नहीं हम नहीं बताएंगे कि इतने हम इस 2 रुपए वाली पेन से लिखते थे। तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से वैल्यू ऑफ कमोडिटी, वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर जाती है, और इसमें आधे का रिलेशनशिप होता है। यानी सप्लाई ऑफ मनी, मान लीजिए ये है आपके पास सप्लाई ऑफ मनी, ये है M1, तो वैल्यू ऑफ मनी कितनी है? स्मॉल p1। ठीक है, जब सप्लाई ऑफ मनी दुगना हुई, M2 हुई, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई? आधी हो गई। ठीक है, तो ये आपका P2 आधा हो गया। जब सप्लाई ऑफ मनी 1/3 हुई तो वैल्यू ऑफ मनी 1/3 हो गई। अब इन पॉइंट्स को आपको मिलाने के बाद ये एक रेखा मिली स्मॉल p एंड सप्लाई ऑफ मनी के बीच में। और ये डायग्राम इसलिए गड़बड़ होता था कि जब सप्लाई ऑफ मनी दुगना होती है तो इससे आधे में आने चाहिए थे ना रेखा ये, और आप लोग अपने मन से खींच देते हो। हम लोग आधा चेक कर लेते हैं, आधा है कि नहीं है। तो ये रिलेशनशिप बड़ा क्रांतिकारी आया, और आपके सोसाइटी में भी आपको ऐसा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जब सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जैसे रोड बनाने का, हाईवे बनाने का, एयरपोर्ट बनाने का, तो इसका मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ गई है। तो आप निश्चित रूप से समझ जाना कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस एरिया में एयरपोर्ट बन रहा है। इस एरिया में 10th मैंने देखा इस समय जो आपका हाईवे है, हाईवेज देखिए कितने स्टैंडर्ड हाईवेज बने हुए हैं। सप्लाई ऑफ मनी हुई है, और इसलिए आज पिछले 10 साल का डेटा देखिएगा, इतना तेजी से प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो यह प्रोफेसर फिशर का सिद्धांत हमें बताता है, और इसी फिशर के सिद्धांत के अनुपालन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति को रचता है, और इस प्रकार हमारी इकोनॉमी का फ्लो को डिटरमाइन करता है सप्लाई ऑफ मनी के जरिए। अब आपका प्रश्न है, सर मुद्रा की पूर्ति से प्राइस कैसे बढ़ जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं ही पूछ लेता हूं आपसे, अपने आप से। तो अब होता है कि जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है, मान लीजिए आपके गांव में नरेगा का प्रोग्राम चालू हुआ, मनरेगा जिसको कहते हो, तो इसमें जितने लेबर काम करते हैं वो मान लीजिए मंथली वेतन, मंथ के एंड में मंथली नहीं कर सकता क्योंकि डेली वेज होता है, तो मंथ के एंड में मान लीजिए 10,000 किसी व्यक्ति ने पाया, किसी ने 9,000 पाया, किसी ने 8,000 पाया, ऐसे होता है। ये मुद्रा क्या हो जाएगी? लोगों की डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मार्केट जाएंगे, सब्जी लेंगे, आटा लेंगे, दाल लेंगे, चावल लेंगे। तो जब लोगों के पास मुद्रा ज्यादा है तो इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी। जब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी तो इकोनॉमी में प्राइस भी ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है, और इससे इकोनॉमी, यानी जब अर्थव्यवस्था में इनवर्स डिमांड फंक्शन काम करेगा,
एक नॉर्मल डिमांड लॉ आपने पढ़ा होगा। नॉर्मल डिमांड लॉ आपने ऐसे पढ़ा होगा कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, घटती है। जब वस्तु का मूल्य घटता है तो वह क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या होता है कि प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड हो जाता है। प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड हो जाता है। अर्थव्यवस्था में डिमांड अब पहले बढ़ती है। हमने रोड पे काम किया और रोड पे काम करने के बाद मुझे वेतन मिला, मैं आटा दाल चावल अच्छा खाऊंगा, 2 टाइम खाऊंगा, प्रॉपर खाऊंगा, इनवाइट करूंगा लोगों को, अपना मकान बनवाऊंगा। तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड घटने से प्राइस डिक्लाइन करती है। यहां पे देखिए दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन पाने लगा। डिमांड लॉ जो होता है वो, इसको आप लोग डिमांड लॉ कहते हो, जो आपने अभी तक बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। लेकिन ये एडवांस लेवल का डिमांड फंक्शन काम करने लगता है। इससे अर्थव्यवस्था में रैपिडली प्राइस राइज होना प्रारंभ कर जाता है और अर्थव्यवस्था में ये गुड सिंबल है। प्रोफेसर कीन्स इसे गुड सिंबल कहते हैं। प्रोफेसर कीन्स कहते हैं अगर किसी अर्थव्यवस्था में लगातार प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वह कहीं ना कहीं तो मनी सप्लाई बढ़ रही है। तो इसको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ता है, महंगाई होती है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है, लोग काम कर रहे हैं, इनकम पा रहे हैं और उस इनकम को खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइस कम है, गांव चले जाओ, गांव में प्राइस कम है इसलिए सारी रोड भी नहीं बनी है। क्यों? सप्लाई ऑफ मनी नहीं है। वहां एक बात का बड़ा सुख है आपको, किसका? प्राइस कम होने का। लेकिन अन्य बात का दुख होगा, लाइट नहीं आती सर, मच्छर बहुत लगते हैं, पानी के लिए हैंडपंप पे लाइन लगानी पड़ती है, मकान कच्चे बने हुए हैं, स्कूल अच्छे नहीं है, डॉक्टर नहीं है। क्यों? सप्लाई ऑफ मनी नहीं है गांव में। जब सप्लाई ऑफ मनी नहीं होगी तो प्राइस तो कम होगा, लेकिन अन्य लोग फिर तो वहां नहीं रहेंगे जो वहां पे क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हैं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद गांव में क्यों नहीं रुकोगे? क्योंकि आप ट्यूशन भी पढ़ाओगे तो आपको लोग मनी देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास मनी ही है ही नहीं। तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि अगर इकोनॉमी में प्राइस राइज करता है तो आपके लिए गुड सिंबल है, बट एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि प्राइस राइज बहुत करते श्रीलंका की तरह ब्लास्ट हो जाए पूरी इकोनॉमी, नहीं। एक स्पीड में प्राइस राइज करे, प्रॉपर करे, लोगों को पेन ना दे। पेन तो देखो प्राइस राइज में होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा पेन ना दे। 2 रुपए बढ़ जाए, 1 रुपए बढ़ जाए चलेगा, इकट्ठा नहीं 4 गुना बढ़ जाए ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमी में प्राइस स्लो होता जा रहा तो ये बहुत बैड सिंबल है, प्रोफेसर कीन्स ने कहा था। देखना गांव के लोग माइग्रेट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? प्राइस लो होता जा रहा है, उनका जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। आप केवल सब्जी और आटा तेल से ही काम नहीं चला सकते। आपको क्लॉथ चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, वो कहां से मिलेगा? तो इन सारे पहलुओं पर आप देखिएगा फिशर के सिद्धांत से यहां से देख सकते हो। अब आपके अपने जो प्रश्न है जरूर पूछिए मुझसे, कोई भी प्रश्न आप कहो जो इस सिद्धांत। बोलिए सर। सर अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना चाहें तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्यों? सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने के लिए सबसे पहला तरीका देखो, सप्लाई ऑफ मनी बहुत अच्छे से फार्मूला देखना। एसएम क्या है? एम इंटू वी है। जी सर। आप बताओ कि जी सर। अगर इकोनॉमी में वी का मान बढ़ जाएगा तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी कि नहीं? वी का मतलब चलन गति। 2 वेरिएबल है यहां पे, एक तो है या तो नई मुद्रा छाप दो, एम का मान बढ़ा दो तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। दूसरा है वी। बढ़ जाएगी। वी कैसे? आपका एटीएम मशीन लगाई गई गांव में, एटीएम मशीन से आप तुरंत पैसा निकाल लेते थे। पहले हमारे जमाने में एटीएम मशीन नहीं हुआ करती थी। आप एक और सोचो, इंटरनेट इस समय बैंकिंग चालू हो गई, मोबाइल में गूगल पे आप कर देते हो, ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी को बढ़ा दी है। अगर गूगल पे ना होता, एटीएम ना होता तो आप यही तो कहती कि एक काम करते सर, कल जब बैंक खुलेगा तो हम पैसा निकालेंगे, यही तो आप कहते। तो उतने दिन के लिए आपकी डिमांड कम हो जाती। तो वी का मान बढ़ने से भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी है और एम के मान से तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी जाएगी।
नई नोट छाप दो, नरेगा वाला प्रोग्राम लागू कर दो, ठीक है। आप एक काम करो, स्कॉलरशिप स्टूडेंट की बढ़ा दो, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। लोगों का वेतन बढ़ा दो, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। तो एम और वी दो वेरिएबल्स हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा एटीएम मशीन लगा करके वी के मान को द्वारा भी सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया है, और एम के द्वारा भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई जा सकती है। गांव में एक काम करो, एटीएम मशीन लगा दो, गांव में सर लोगों को इंटरनेट बैंकिंग सिखा दो, देखो आपका गांव जी बूस्ट कर सर जाएगा। इसको कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, जी ठीक है। वित्तीय साक्षरता एक बार फैला के देखो गांव में, देखो गांव आपका तेजी से विकास करने लगेगा। गांव के लोग आज भी डरते हैं, अरे एटीएम मत रखना, सुने फ्रॉड हो जाता है, इंटरनेट बैंकिंग मत यूज करना, सुने पैसा निकाल जाते हैं खाते से। ये डर इकोनॉमी जी को सर डुबो देगा, ठीक है। और बोलो। जी सर, हाँ आपने ये बताया कि सप्लाई ऑफ मनी मुद्रा की पूर्ति, हाँ इसमें एक एग्जांपल आपने दिया है कि M1 × V1 हाँ हाँ जैसे डॉट डॉट करके दिया है। हाँ हाँ तो उसमें आपने बताया कि प्राइस जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए है, अगर उसको हम 3 लोग खर्च करें कि 300 हो जाए, हाँ। नहीं, हम ये कह रहे हैं, मान तो लो खर्च सपोज, करें तो उसको 300 में कैसे गिन सकते हैं? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं जी सर। देखो, तुम्हारे पास मान लो 100 रुपए है, ठीक है। आपके पास 100 रुपए है, जी सर। आपने मुझे दिया कि सर मुझे सब्जी दे जी दीजिए, सर। मेरे पास सब्जी नहीं है। तो आपको 100 रुपए का काम किया वो नोट की, नहीं जी किया सर। आपके साथ। अब वो 100 का नोट किसके पास आया, मान लो जी मेरे सर पास किया। आया, मेरे पास आया। मैंने क्या किया सब्जी। कि जी मैंने, सर। हाँ मैंने क्या किया, गेहूं ले लिया। तो मैंने भी 100 रुपए का काम उस नोट से करवा जी लिया। सर। फिर वो गेहूं वाले ने क्या किया, जी अपने सर। बच्चों की फीस जमा कर दिया, तो उसने भी 100 रुपए का काम किया। तो जितने हाथों से गुजरेगी वो हर बार 100 रुपए का काम करती चली जाएगी। अब यह देखो, इकोनॉमी में ये भी, जी इसको सर। हम लोग क्या बोलते हैं, ये इकोनॉमी में आर्थिक क्रिया हुई, यहां पे भी आर्थिक क्रिया हुई, यहां पे भी आर्थिक क्रिया जी हुई, सर। यहां पर हुई, इनको जोड़ लो तो ये 400 के बराबर उसने काम कर दिया। जी सर। ओके, चलो और बताओ। जी सर। सर यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी इसकी क्या होती है? वस्तु का मूल्य, कमोडिटी मतलब सर? कमोडिटी मतलब वस्तु, जिसको गुड्स आप बोलते हो ना, कमोडिटी गुड्स, वस्तु का ओके सर, मूल्य, ओके। यस सर, यस सर। ठीक है। चलो और बताओ, अभी कुछ आपको मैजिक नहीं लगा ना, अभी इसको डीपली सोचना रात में बैठ के। पता है, आप बिल्कुल सर। चाहो तो आप इकोनॉमी में कुछ चेंज किया बिना, गांव में फाइनेंशियल लिटरेसी फैला के, लोगों को इसके मतलब इंटरनेट बैंकिंग के लाभ बता के, एटीएम मशीन ऑन करके लोगों को खर्च करने की आदत डालो। मैं बताऊं, एक धीरू भाई अंबानी का एक एग्जांपल आता है। धीरू भाई अंबानी जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने कहा मैं पेट्रोल पंप में काम करता था, 70-80 रुपए मिलता था, उसमें से मैं 45 रुपए की कॉफी पीता था एक बड़े रेस्टोरेंट में जाके। तो बड़ा सरप्राइज लगा कि भाई 70-80 रुपए पाने वाला व्यक्ति 45 रुपए की कॉफी क्यों पीता था। कहा मैं जिस रेस्टोरेंट में जाता था वहां सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, शाम को कॉफी पीते थे, मैं उनके आइडियाज सुनता था, और उससे मेरा क्या होता, मैं पॉजिटिव होता था, सकारात्मक होता था। क्योंकि अच्छे लोगों के बीच में आप बैठोगे, जो पॉजिटिव हैं उनके लोगों के बीच में बैठोगे, तो आप में नई ऊर्जा आएगी। आप एक काम करो, आप आईएएस के बीच में बैठना चालू कर दो, देखना आप 50% स्टूडेंट आईएएस तुरंत बन जाएंगे। ये रिजल्ट है कि दौड़ते हुए घोड़े के जी साथ अगर आप क्या करो, गधे को दौड़ा देना, घोड़ा की तरह वो दौड़ जाएगा। तो बीच एक इन्वायरमेंट होता है। तो जब फाइनेंशियल लिटरेसी आपके गांव में हो जाएगी, ठीक है, लोग पैसा खर्च करेंगे, तो किसी ना किसी की तो इनकम जनरेट होगी ना। जब इनकम जनरेट होगी तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी खर्च करने के लिए आगे आएगा, और इस प्रकार पूरी इकोनॉमी में वी का मान बढ़ जाएगा, और वी का मान बढ़ने से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगेगी। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, जैसे हमारे पास मुद्रा अच्छी आने लगती है हम गांव छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति ने अच्छा कमाना चालू किया, गांव छोड़ दिया, लो परिणाम स्वरूप गांव तो अप्रभावित रहा ना उसके लाभ से। अब कौन फायदा उठाया, दिल्ली में आपने जाके अपना मकान बनवा लिया। तो मुद्रा की पूर्ति से जो इकोनॉमी को डेवलपमेंट होने के लाभ मिले वो बड़े शहरों को मिलने लगे। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति मुद्रा का लाभ जिसको मिलने लगा होगा वो तुरंत गांव छोड़ देता है। तो इसको कहते हैं लीकेज ऑफ द मनी, जो आपके पास मनी से होने वाले लाभ के लीकेज हैं।
अगर ये पूंजीपति अपने आपके गांव को न छोड़े, जो आपके गांव में आईएएस बनते हैं वो गांव को ना छोड़े, तो देखिएगा हर बच्चा आईएएस बनने लगेगा। जब उसके साथ बैठेगा, बोलेगा, बात करेगा तो उसको पता चलेगा ना। लेकिन वो आईएएस क्या होते हैं, गांव छोड़ देते हैं। वो डी आप क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब गांव छोड़ देते हैं। वो शिक्षक गांव छोड़ देता है, तो उसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा गांव पे, इस बात को वहां पे लाया गया। और बताओ, किसी को अभी समझ में आया कि नहीं? यस सर, वैल्यू ऑफ मनी जी और सर, बहुत अच्छा सप्लाई, समझ में आया। हाँ हाँ, क्या वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ हाँ और बोलो कि सप्लाई ऑफ मनी का जो ग्राफ बनाए हैं, एक बार और समझा दीजिए। देखो, वैल्यू ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ, ये देखो ये वाले ग्राफ की आप बात कर रहे हो। देखो, जब मेरे पास मुद्रा कम थी, अभी पता है जैसे आपके पास है, आपके पास पर्स में, मैं बताता हूँ स्टूडेंट लाइफ, मुश्किल से आपके पास 1000 या 2000 रुपए से ज़्यादा नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, और अकाउंट में भी 10,000 के आसपास होगा। लेकिन अब आपके पास मुद्रा के मूल्य P1 है। अगर आपके पास 2 रुपए भी कटता होगा अकाउंट से, तुरंत आपको धक धक होने लगता होगा, अरे मेरा 2 रुपए क्यों खर्चा हो गया। या बैंक वाले अगर 10 रुपए काट लेते हैं एक्स्ट्रा, तो आप तुरंत कंप्लेन करने पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे आपके अकाउंट में लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख हो जाएगा, 10-20 रुपए कट भी जाएगा, तो आप फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई है। अभी आपसे 10 रुपए कोई ज्यादा मार्केट में ले लेगा, आप उससे लड़ाई झगड़ा करने लगोगे। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा है। लेकिन कल को जब मैं 2, 4, 10 लाख रुपए पाने लगूंगा, तो हो सकता है टिप्स दे दूं, 500 रुपए रख लो, अच्छा, तब वैल्यू ऑफ मनी आपके लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती चली जाती है, वैल्यू ऑफ मनी कम होती चली जाती है। यह रिलेशनशिप मैंने यहां पे बताया है। आप लोग तो बड़े किस्मत वाले हो कि आप लोगों को तो 1000-2000 घर से खर्चा मिलता था। हम लोग जब पढ़ते थे 172 रुपए, हम लोग 3 लोग कमरे में रहते थे, 172 रुपए मेरे खाते में आते थे, ठीक है, और टोटल खर्च घर से 500 रुपए मिलता था। तो वैल्यू ऑफ मनी सोचो कितनी ज्यादा हो रही होगी मेरे लिए। 500 रुपए में हम लोगों को मिलता था इलाहाबाद में खर्च उठाने के लिए। 500 रुपए में खाना देखना है और आपका कमरा का किराया भी देखना है। तो 1 रुपए भी अगर मिसिंग होता था तो टेंशन हो जाती थी कि 1 रुपए कहां गया, ठीक है। अब आप लोगों को 1 रुपए की टेंशन उतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास अमाउंट इधर ज्यादा हो गया, 500 ना होकर के 2000-3000 खर्चा मिलता होगा। तो अब आपके पास 10 या 20 रुपए का जब होता है इल्यूजन, तब आपको टेंशन होती होगी ना। तो इसलिए कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर गई, क्योंकि आपका एम का मान बढ़ गया है। और एम का मान अगर 10,000 बढ़ जाएगा, 20,000 बढ़ जाएगा, तो 10-20 का भी टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशनशिप पाया जाता है सप्लाई ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में। और बताओ, किसी को प्रॉब्लम? सर यहाँ पर जो सर मेरा क्वेश्चन है हाँ कि सर जो यहाँ पर किंग फिशर ने 45 अंक का कोड लिया है, क्यों हाँ हाँ। सर इसे वो क्यों 45 अंक का, क्यों 45 अंक का ही क्यों लिया वो? अब 30 अंक क्यों नहीं लिया, 20 अंक क्यों नहीं लिया? आप बताओ ना कि अगर m का मान दुगना करने से p का मान दुगना हो जा रहा था, ठीक है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो तो कितने अंश का कोण आएगा? आप बताना। आप कभी बैठ के 45 आएगा। और अगर आप कहते हो 30 अंश का कर दो, जी तो सर, मतलब 45 सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा बढ़े, दुगना से तिगुना हो जाए, और प्राइस मात्र कितना बढ़े, आधा ही बढ़े, 1.5 गुना ही बढ़े। मतलब कि P इक्वल टू P इज द अनुपातिक रिलेशनशिप, जिसमें दुगना वृद्धि होने पे आप कह रहे हो कि इसमें सर 1.5 गुना ही वृद्धि हो। अगर आप 30 अंश ले लोगे तो ये रिलेशनशिप आने लगेगा। और अगर आप सप्लाई ऑफ मनी को दुगना करो और ये 3 गुना बढ़ने लगेगा, तो ये कोण का मान पता है, ये हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा। 60 अंश का हो जाएगा, 60 या 70, मतलब 45 से ऊपर ही होगा, ये तो कंफर्म है। अब चेक करके देख लेना, इन पे सब बड़ा अच्छा बैठ के ग्राफ बनाया करो, खुद चेक करना, जी सर, ठीक है। तो रिजर्व बैंक के लिए बड़ा अच्छा उपलब्धियां रही है चीजें। तो इतना ही आज रखा जाए आज के लिए, कि ज्यादा हो गया आज का? यस सर, इतना ही रखते हैं आज। नहीं सर। इस वीडियो को मैं आपको दे दूंगा, एक बार इसको इस टॉपिक पे बैठ के अच्छे से सोचिएगा,
फिर हमसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। यस सर। आपसे